इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा श्री नारायण दत्त शर्मा जी, जो कि यहाँ के एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। हमारे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके पास ऐसी ही कॉन्वर्सेशन आती रहे। इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा श्री नारायण दत्त शर्मा जी, जो कि यहाँ के एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। आपने पिछले चुनाव में भी अपना पार्टिसिपेशन लिया था बीजेपी की बैनर के अंदर। बीजेपी के नेतृत्व में आपको यहाँ से टिकट मिली थी और जैसा कि हम लोग भी जनता में जाते हैं तो हम लोग ये मान रहे थे कि आप इस सीट को जीतने जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से इस सीट को लूज करने में जयचंद कौन है? ना कोई जयचंद होता है, जयचंदों का कोई इतिहास भी नहीं होता है। तो ये तो हार जीते हो। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई, बदरपुर में मैं नहीं हारा, बदरपुर की जनता हारी है। अच्छा, हारने की बात यह है कि राम सिंह नेताजी भी 3 बार हारे थे। हाँ जी, बिदुड़ी जी भी 3 बार हारे। ऐसे में ये कहना चाहूंगा कि यहां पर ना सिर्फ धन जीता है, साड़ी जीती है, कम्बल जीता है। तरह है रोड सड़क नालियां पहले भी बनती रही हैं, नेताओं का स्तर बढ़ता रहा है, क्षेत्र का स्तर नहीं बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी आए, हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आए, सारे सांसद आए, हमारे सारे काउंसलर्स आए। आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाला, आप वहां गए भी नहीं। देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली और मैं गया हूँ। आप गए वहां पे? हाँ? आप स्टेज पे कहीं दिखे? नहीं, स्टेज उनका है, सांसद साहब का है, वो उनका, वो बुलाए नहीं। ये आप दूसरे की शादी में ओके। जैसे कि सर हमारे सांसद जी हैं, हमारे क्षेत्र के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सांसद जी, तो जो हमारे पिछले सांसद रहे और जो हमारे ये सांसद जी हैं, इनसे संबंध आपके कैसे हैं और आपके पे क्या इम्पैक्ट है इन लोगों का? कोई नहीं चाहता इनमें से कि बाहर का कोई व्यक्ति या इनके परिवारों के अलावा कोई व्यक्ति इस बदरपुर में जनता की सेवा कर पाए। तो ओजोन की प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? मैंने यहां तक बोला है कि जिस एरिया के अंदर जो वोटर है वो तो ऑथराइज है, वो अपने वोट से पार्षद बनाता है, सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, वो वोटर तो ऑथराइज है क्योंकि उसकी वोट नेताओं को है। लेकिन वो कॉलोनी अनऑथराइज है क्योंकि ओजोन में आती है। अगर ये कॉलोनी ओजोन में आती है, अनऑथराइज है, तो फिर वो नेताओं को वोट देकर चुन रहे, वो भी अनऑथराइज ही है। क्या इन दोनों नेताओं ने कभी इस ओजोन पर बात रखी है भाई? अब तो ओजोन आदरणीय सांसद साहब जो विधायक थे तब वो कहते थे उन्होंने लगवाया है, ये कहते थे उन्होंने लगवाया है। अब तो लगवाने वाले और नहीं लगवाने वाले साथ में 2020 में मोदी चौक के ऊपर 4-4.5 एकड़ जमीन, जिस जमीन के खसरे में से बारात घर बनाए, स्कूल बनाए, पहचान पत्र कार्यालय बनाए, उसी खसरे में थे। वो तो सरकारी जमीन है और जो 4.5 एकड़ है वो प्राइवेट हाथों में चली गई, और वो भी 4.5 एकड़ जमीन 500 करोड़ रुपए की जमीन है। क्योंकि लोगों को सहानुभूति लेनी है कि हमारा आखिरी चुनाव है नहीं? पॉलिटिक्स में सबसे मुश्किल चीज क्या है आपके हिसाब से? चमचागिरी करना जी। लेकिन जब हम नेता चुनने की बारी आती है तो हम धन पर, दारू पर, साड़ी पर, कम्बल पर वोट देंगे तो इन युवाओं का भविष्य ऐसी अवधि में रहेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में जो हमने श्रृंखला शुरू करी थी, हमारे जो समाज का दायित्व जिन लोगों ने उठाया है, उसी श्रृंखला में जो अगले हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपने पर्सनल जीवन को राजनीतिक जीवन में तब्दील करते हुए समाज की जो सेवा की है, समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है, उन सभी कार्यों के बारे में पूछेंगे। और आप लोगों का कोई सजेशन है तो वो भी हम टेक केयर करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके पास ऐसी ही कॉन्वर्सेशन आती रहे। इसी के साथ
मैं आप लोगों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा श्री नारायण दत्त शर्मा जी, जो कि यहाँ के एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने समाज सेवा के दौरान हमारे यहाँ की जनता को 5 सालों तक अपने समय, तन, मन, धन से यहाँ की जनता की सेवा की है। यहाँ की प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश की है। बहुत सारी ऐसी भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पाई हैं, उनके पीछे जो कारण है वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो राजनीतिक बदलाव हैं उसके बारे में भी हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे और अपने देश के अंदर एक अलग तरीके की समीकरण को जानने की भी कोशिश करेंगे कि हम अपने देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करें और एक सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए किस तरीके से आगे अग्रसर करें। तो इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए मेरे साथ रवि प्रसाद जी हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा। आपने क्यों डिसाइड किया कि मुझे समाज की सेवा करनी है? क्योंकि ये हिम्मत सब लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, बट वो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं कर पाते, वो अपने ही स्पेस में घिरे रह जाते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे समाज के लिए करना है और आपने अपने परिवार को इस स्तर पे कैसे बढ़ाया? देखिए, कुछ जर्नी ना ऊपर से बनकर आती हैं। हमारे सोचने से या हमारे समझने से चीज़ें नहीं चलती हैं। मैं 90 के आसपास एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली में कुछ अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए करने के लिए आया। नौकरी भी की, छोटे मोटे कारोबार भी किए। एक इच्छा थी कि ये जर्नी का एंड भी है और सबने जाना है, यहाँ से रहेगा कोई नहीं। ना राजा रहेगा, ना रंक रहेगा, ना धन वाला रहेगा, ना गरीब रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो जाने के बाद आपको लोग जाने, लोग याद करें कि आपने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, औरों के लिए भी कुछ किया है। इसी को देखते हुए समाज से जुड़े, कुछ बदलाव के लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें गए और उस आंदोलन से जाते जाते राजनीतिक सफर शुरू हो गया। सर, जैसे आपने बोला कि आंदोलन शुरू हुए, तो जैसा कि हमने एक इतना लंबा सफर तय किया था गुलामी का, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने हम पे अपना आधिपत्य जमाया था। फिर उसके बाद हम आजाद भी हुए। आजादी को भी हमारे 80 साल होने को आए हैं अप्रोक्स 2-3 सालों में। सर, अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल ही शॉर्ट नहीं हो पाई हैं और जैसा कि आप जनता के बीच रहे हैं, हमेशा आप गए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि जो यंग जनरेशन है, जो युवा लोग हैं, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, वो लोग अपनी करियर बनाने में 10 से 15 साल लगाते हैं। फिर भी उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मनचाही सक्सेस नहीं मिलती है। तो सबसे तो पहले मैं युवा लोगों के लिए आपसे पूछूंगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और इस सिस्टम में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए जिसकी वजह से एक युवा बहुत ही कम टाइम पे जो भी वो चाहता है वो शिक्षा ग्रहण करके देश के लिए समर्पित हो पाए? ये जो टाइम फ्रेम है, जैसे 17 साल की उम्र में भी अगर कोई 12वीं पास करता है तो उसको सक्सेस होने में 28 साल 27 साल लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये समय कम होना चाहिए या फिर युवाओं को क्या करना चाहिए? कमी कहाँ पे है आपके हिसाब से? देखिए, युवाओं को सक्सेस के लिए सरकारें भी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन युवा भी अगर अच्छे से पढ़ता है तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना बिजनेस की कमी है, ना अपॉर्चुनिटी की कमी है, ना काम की कमी है, हर चीज़ है। बशर्ते वो युवा आज की डेट में जो कई बार बहक जाता है नशे की तरफ और बहुत सारी चीज़ों में ख़राब हो जाता है। तो युवा को सक्सेस होने का मेरा सबसे बड़ा ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हो और जिस क्षेत्र में आप रहते हो वो क्षेत्र कहीं ना कहीं विकसित नहीं हो पा रहा है, युवा सोच को कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य बाजार में जाता है तो किसी भी आइटम को 20 बार चेक करता है। बिल्कुल। अगर कोई माता बहन सब्जी भी खरीदती है सामने मंडी में या रेहड़ी से, तो वो भी एक एक चीज को संभाल कर और देख कर लेती है। लेकिन जब हम नेता चुनने की बारी आती है तो हम धन पर, दारू पर, साड़ी पर, कंबल पर वोट देंगे
तो इन युवाओं का भविष्य ऐसी हद में रहेगा। आपको हो सकता है कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन जब आप क्षेत्र में आओगे 2 घंटे जाम में फंसोगे, गली में पानी खड़ा होगा, और आप आंख मिलाकर जिस आदमी को आपने वोट देकर कुर्सी पर बिठाया होगा उससे पूछ नहीं सकते कि मेरी गली में काम क्यों नहीं हुआ। तो ये बदलाव लाने के लिए युवा सोच को कहीं ना कहीं हमको, जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं वो भी अच्छे हो ना, जब भी तो चीज़ें ठीक होंगी। युवाओं के लिए कौन सोचेगा? पहले तो अपनी औलादों के लिए सोचते हैं नेता। बिल्कुल है जी जी, बिल्कुल ये बात सही है। और आपके क्षेत्र में तो देखने को सारी चीजें मिल रही हैं। तो युवा अगर ये देखता है कि हमारा भविष्य कैसे उज्जवल होगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल जब होगा जब तुम्हारे क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधि अच्छे हों। देश में इसमें कोई डाउट नहीं है कि देश को चलाने वाले मजबूत हाथों में आज देश है जी, और देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि नए नए स्टार्टअपों के लिए भी सरकार बहुत बड़ा फोकस दे रही है। हम जॉब लेने वाले ना बनकर जॉब देने वाले बने, ऐसा मैं युवाओं से कहना चाहूँगा। आप अपनी पढ़ाई को समय दें, अपने परिवार को समय दें, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसकी पॉलिटिक्स को भी समय दें। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं बदल पाओगे तो आप अपनी कितनी भी बड़ी गाड़ी घोड़ी कोठी बना लेना, आपको कोई नहीं पूछेगा। जैसा आपने बोला कि हमें युवाओं को भी अपने समय का थोड़ा सा पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग में भी लगाना चाहिए। तो मैं भी एक युवा हूं जो यहाँ पे रहता हूं और मैं लगाता हूं थोड़ा सा। तो जो डायनामिक मेरे को समझ में आए हैं, जैसे कि आपने पिछले चुनाव में भी अपना पार्टिसिपेशन लिया था बीजेपी की बैनर के अंदर, बीजेपी की नेतृत्व में आपको यहाँ से टिकट मिली थी। और जैसा कि हम लोग भी जनता में जाते हैं तो हम लोग ये मान रहे थे कि आप इस सीट को जीतने जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से इस सीट को लूज करने में जयचंद कौन है? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक ये, क्योंकि हम आम आदमी हैं तो हम भी चर्चाओं में जाते हैं, वहां तक यही बातचीत थी कि आप ये इलेक्शन विन करने वाले हैं। वो कॉन्फिडेंस हमने भी महसूस किया था। बट एट अ टाइम, एट अ लास्ट मोमेंट आप मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये ऐसा हो गया। तो आपके हिसाब से कहाँ कमी रह गई? और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, हमारे लोकल विधानसभा की जो पॉलिटिक्स है, उस पे आप क्या कैसे नजर डालेंगे? जैसा कि मैं भी ये देख रहा हूं कि पॉलिटिक्स एक ऐसा सिनेरियो जहां पे बहुत पुरानी दुश्मनी भी दोस्ती में बदल जाती है अपने फायदों के लिए, और बहुत अच्छी दोस्ती भी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है अपने फायदों के लिए। तो इन दो चीजों पे आपसे रोशनी चाहूंगा, और यहाँ के डायनामिक्स पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो कि जिनका आधिपत्य रहा है बहुत टाइम से, उन लोगों के कामों पे भी आपकी रोशनी चाहूंगा मैं। और जो जैसे कि क्या होता है कि लोग भी ऐसा सोचते हैं कि मैंने इनको वोट दिया है तो ये मेरे लिए काम करेंगे, ये हमारे साथ हैं, ये चाहते हैं कि इन्होंने उनको वोट दिया है और वो इनके लिए काम करेंगे। तो होता क्या है कि अगर पार्टी मतलब इनकी पार्टी जीतती है तो ये मेरे उसको काम मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन को मैट नहीं कर पाते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो हमारे में मतभेद हो जाता है और हमारा विश्वास टूटता है। तो इन सभी डायनेमिक्स पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि जनता क्या करे, क्योंकि पहले तो उन्होंने उनको ट्राई किया हुआ है, फिर उनको ट्राई किया हुआ है, और फिर वो आपस में मिल जा रहे हैं। जनता बैठ के सोच रही है कि अब हम किसको ट्राई करें। तो इन सभी बिंदुओं पे मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो हार जीत आपके हाथ में नहीं होती है, आपके हाथ में कर्म होता है। कुछ कमियां रहती हैं जीत में, और ना कोई जयचंद होता है, जयचंदों का कोई इतिहास भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो हार जीत है, और भी कुछ कमियां रही हैं, उन पर पार्टी ने भी मंथन किया है, हमने भी मंथन किया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई, बदरपुर में मैं नहीं हारा, बदरपुर की जनता हारी है। आज 1 साल होने जा रहा है, आज 1 फरवरी है। 1 साल के अंदर बहुत पुराने नेता हैं वो। अच्छा, हारने की बात यह है कि राम सिंह नेताजी भी 3 बार हारे थे। हाँ जी, बिदुड़ी जी भी 3 बार हारे। ऐसी कोई इस बदरपुर में ऐसा नहीं है। मैं भी हार गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर ना सिर्फ धन जीता है,
साड़ी जीती है, कम्बल जीता है। और अगर पैसे से वोट करोगे ना मेरे भाई, आज एक साल में एक काम गिना दो मुझे, आपकी गलियों में पानी भरा पड़ा है। हाँ जी, ओके, आपकी गलियों में भी पानी भरा हुआ है, बल्कि सिंधु फार्म रोड नरक बना पड़ा है, टंकी रोड पर बिना बरसात के पानी रहता है। बिल्कुल। तो अगर आप ये चीज लेकर चल रहे हो, रही बात इस बदरपुर की सिनेरियो की, राजनीतिक सिनेरियो, राजनीति शत्रुता से नहीं चलती है, लेकिन राजनीति में हाथ भी मिले तो जनता के फायदे के लिए मिले, ना कि अपने फायदे के लिए मिले। तो मैं तो यही चाहूंगा कि कुछ बदरपुर को बेटर देखने को मिले। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि बदरपुर वाली विधानसभा में एक बात बहुत प्रचारित की जा रही है कि 85 करोड़ रुपए आए, 85 करोड़ रुपए आए। तो 85 करोड़ रुपए आए, ये बड़ी बात है, या फिर 85 करोड़ रुपए का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना ये बड़ी बात है? आप किस चीज को मानते हैं? यूटिलाइजेशन बड़ी बात है, उसको सही तरीका से देखिए। क्षेत्र में पैसा तो पहले भी लगता रहा है, रोड सड़क नालियां पहले भी बनती रही हैं, नेताओं का स्तर बढ़ता रहा है, क्षेत्र का स्तर नहीं बढ़ा है। जैसे मैं अभी 85 करोड़ रुपए की बात होती है, तो 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी आए, हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आए, सारे सांसद आए, हमारे सारे काउंसलर्स आए। आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट में डाला, आप वहां गए भी नहीं? देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली और मैं गया हूँ। आप गए वहां पे? हाँ। आप स्टेज पे कहीं दिखे? नहीं, स्टेज उनका है, सांसद साहब का है, वो उनका, वो बुलाए नहीं। ये आप दूसरे की शादी में ओके, मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने पोस्ट डाली है। पोस्ट डाली? हाँ, पोस्ट डाली है। मेरी मुख्यमंत्री है, मेरे पार्टी का एक बड़ा नेता आ रहा है, और हमें सम्मानों की कोई वो नहीं है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम पार्टी का कार्यकर्ता बनकर आए और कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। इतनी बातें हुई, हम इतनी बड़ी शक्ति हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, कंट्रोल कह लें या फिर समाज के लिए काम करना कह लें। मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे लोग बटे हुए हैं, और लोग हम अपने देश में रहते हैं, लेकिन लोग बटे हुए हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू, और हिंदुओं में भी अलग अलग तरीके के लोग। तो अपने देश की प्रगति में इतना बंटवारा क्या इम्पैक्ट रखता है ये? और एक दूसरी बात, अभी का जो टाइम है, जैसा आपने स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन बोला कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं, तो हम जो पोटेंशियल रखते हैं विश्व गुरु बनने के लिए, उसमें इस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम सभी को, चाहे जनता, चाहे नेता, चाहे जो आधिकारिक तौर पे लोग हैं, या फिर हमारा शासन तंत्र जो हर तरीके में काम करता है, उसको किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है, ताकि हम जो विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है उसको बहुत कम टाइम में खत्म कर पाए और हम बहुत ही जल्दी सुपर पावर की तरफ बढ़े। तो आज के समय में आपकी राय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है जिसमें हमें काम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारा डाइवर्सन है, जो हमारे हिंदुओं में और बहुत सारी कास्टों में जो आपस में बंटवारा है, उसको तो जरूर रोकना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है, मैं भगत सिंह जी को, शहीद भगत सिंह आजम जी को मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त अंग्रेज भी थे तो उन्होंने भी बांट रखा था। तो एक वही शख्स थे जिन्होंने पहली बार सबको इकट्ठा किया था, सिखों को भी इकट्ठा किया था, बंगाली दादाओं को भी इकट्ठा किया था, और यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने अपनी वो अलग जगाई थी। और जब हम सब इकट्ठा होकर, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब लड़े थे, तब अंग्रेजों को जाकर हथियार डालने पड़े और यहाँ से छोड़ना पड़ा। अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो कोई भी हो, उसको सबको भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल सर। तिरंगे की शान में बोलना पड़ेगा, जनमन गण अधिनायक बोलना पड़ेगा, राष्ट्रगीत बोलना पड़ेगा। अगर जो आदमी इस माँ भारती से प्यार नहीं कर सकता, हाँ जी, ठीक है, और वो इस भारत सरकार के राशन को तो खा सकता है फ्री के को,
हाँ जी, तो सही बात। लेकिन राष्ट्रगीत नहीं बोल सकता, माँ भारती की जय नहीं बोल सकता। सरकार से फायदे सारे चाहिए, हैं जी, बिल्कुल। लेकिन सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। तो एक तो हमको ये डाइवर्शन रोकना है, जो हमारे जो योगी जी का नारा है कि कटोगे तो बटोगे। अगर आपको लगता है विश्व गुरु सिर्फ एक दल और एक सरकार नहीं बना सकती, विश्व गुरु बनाने के लिए आपको 140 करोड़ लोगों का बल चाहिए होता है, सोच चाहिए होती है। हमारे देश में और भी सरकारें रही हैं, 70 साल तक रही हैं, बहुत लंबे पीरियड तक रही हैं। हम कश्मीर को कहने को तो हमारा हिस्सा था, लेकिन निशान भी हमारा नहीं था, उनका निशान भी अलग था। बिल्कुल, झंडा। संविधान भी हमारा नहीं था, संविधान भी उनका अलग था। वो आकर दिल्ली में जगह खरीद सकते हैं, देश के किसी भी कोने में जगह खरीद सकते हैं कश्मीरी, और हमारा देश का कोई नागरिक वहां नहीं खरीद सकता था। बिल्कुल ठीक है। रातों रात लाखों की तादाद में हिंदुओं ने वहां से पलायन किया, कन्वर्जन हुआ। उस वक्त भी सरकारें थी, उस वक्त भी आर्मी थी, उस वक्त भी पुलिस थी। हाँ जी, 370 खत्म हुआ, एक निशान, एक संविधान, और बिना गोली चले, बिना कर्फ्यू लगे। सिर्फ बहुत बड़ी विल पावर चाहिए मेरे भाई। आर्मी उस दिन भी थी, आर्मी आज भी है, पुलिस उस दिन भी थी, आज भी है। तो उसके लिए जब हम चुनने जाए ना नेता, उसको चुने जो देश के लिए सोचता है और देश के लिए जीता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपने बोला कि आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए ऐसे डिसीजंस लेने के लिए। उस डिसीजन के बाद लोगों ने भी सरकार की तरफ अपना जो विश्वास था उसको दृढ़ किया है। इसी के साथ और बीजेपी की लहर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 370 के बाद भी लोगों को लगा कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और बीजेपी लगातार प्रचंड बहुमत से जीतती गई है। इसी के साथ आज के टाइम पे जहां पे अब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, एक कानून बना है यूजीसी, और उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे निचले तबके का आदमी या फिर सवर्णों में से कोई भी, अगर कोई अमेरिका में जाके रहता है तो इनिशियल कॉन्वर्सेशन में वो ये नहीं कहता कि मैं यादव हूं, या फिर मैं क्षत्रिय हूं, या फिर मैं ब्राह्मण हूं, या फिर मैं दलित हूं, या फिर मैं हरिजन हूं। ऐसा कोई नहीं कहता। हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में रहते हैं तो वहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं, और जो युवा है, जो सबसे पहला देश दुनिया को जानने की जो शुरुआत करता है, वो अपने कॉलेज के दिनों से करता है, अपने हायर एजुकेशन में आने की बात करता है, और वहां पे ही हम वहां के बच्चों को ही हम ऐसा बांट देते हैं कि भाई अगर आपने कुछ बोला, क्योंकि मैं ये इस बात पे भी मानता हूं कि यंग एज में बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां होती हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है। वही लोग आपस में बातचीत करते हैं, लड़ जाते हैं, और फिर बाद में जाके एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। कॉलेज के दिनों में ऐसा होता है। उन बच्चों में ये चीज मुझे लगता है कि भरी जा रही है कि आप यादव हो, आपको 200 सालों तक ये किया गया था, 400 सालों तक आपने तो नहीं देखा था। तो इस कानून के हिसाब से सवर्णों के लिए, जैसा कि आपने देखा, बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने रोल बैक किया है। सर्वेश पांडे जी का नाम लेता हूं मैं, वो सवर्ण आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने अपने खून से लिख दिया कि यूजीसी रोल बैक, उसका अब उनको लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ा। इसकी वजह से एक लड़ाई छिड़ गई है। मैं सुन रहा हूं 85% लोग हम मिलके इस कानून को नहीं लगवा पा रहे हैं, और 15% लोगों ने उस कानून पे स्टे लगवा दिया। तो आप इस सभी सिनेरियो को कैसे देखना चाहेंगे, और क्या ये लड़ाई 85% वर्सेस 15% है? क्या ये लड़ाई सवर्णों वर्सेस जो निचली कास्ट के लोग हैं, या फिर ये कानून की कमी है? आप कैसे देखते हैं इस बात को? क्योंकि अगर जैसे कोई ऐसी घटना होती भी है कॉलेजेस में कि कोई इस तरीके का हो गया कि किसी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, और वो जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है, उसके साथ भी बर्बरता हो सकती है, तो उसके पास रेमेडी भी नहीं है इस कानून के हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है। तो क्या ये कानून की कमी है, या फिर ये एक प्रयास है ताकि पहले हिंदू मुस्लिम से शिफ्ट होकर अब हम एज अ हिंदू ही आपस में लड़ गए? आपकी क्या राय है? देखिए, इस कानून की मुझे नहीं लगता
कि आज के युग में जरूरत है। लेकिन मैं इतना भी कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई कानून भी जनता में नहीं थोपेंगे जिससे कि देश कमजोर हो, ये मेरा विश्वास है। चीज़ें अचानक संज्ञान में आई हैं, सरकार के भी संज्ञान में आई हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी रही है, उनको सुधारा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय लिया है और उसके साथ सरकार भी लेगी। चीज़ें जब सरकार चलाते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसकी ऑडिट करने वाले भी कोई और होते हैं, उसकी एक आध लॉज कोई ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से पूरी सरकार को बैक होना पड़ता है, तो ऐसा हुआ है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी इस देश को बांटने के लिए नहीं, बल देने के लिए पैदा हुए, और ऐसा कोई कानून नहीं आ सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिससे कि हम बटें। जैसे कि सर हमारे सांसद जी हैं, हमारे क्षेत्र के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सांसद जी, तो जो हमारे पिछले सांसद रहे और जो हमारे ये सांसद जी हैं, इनसे संबंध आपके कैसे हैं और आपके पे क्या इम्पैक्ट है इन लोगों का? देखिए, मेरे संबंध सबसे अच्छे रहे हैं और सब मेरे से बहुत बड़े हैं। बिल्कुल सर, मैं सभी का बड़ा सम्मान करता हूं। राजनीति ईर्ष्या से चलती भी नहीं है, दोनों अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं। संबंधों का और साथ दिखने का अलग फर्क होता है। संबंध तो ऐसे ही हैं, अच्छे संबंध हैं। साथ नहीं दिखने के लिए आप शायद इसको पूछ सकते हो, उसका कारण ये है कि हमारे सांसद जी सिर्फ बदरपुर के ही सांसद नहीं है, वो पूरे दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं। उनके नीचे 10 विधानसभाएं आती हैं, 10 एमएलए आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सिर्फ इसी विधानसभा में दूसरी पार्टी के विधायक को लेकर चलना, उद्घाटन करने, अगर विकास ही बदरपुर का भी हो लेकिन पूरी दक्षिणी दिल्ली का भी हो, मेरे लिए तो बदरपुर पहले लेकिन दक्षिणी दिल्ली भी है, ऐसा भी मैसेज दें कि हम इसको लेकर चल रहे हैं तो दूसरी भी विधायकों को लेकर चल रहे हैं। तो जहां जो दूसरे दल का नेता भी साथ में होगा तो वहाँ नरेंद्र शर्मा तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। नरेंद्र शर्मा सभी का सम्मान करता है, दूसरे दल से मैं जो नेता हमारे आदरणीय राम सिंह नेताजी, उनका भी सम्मान करता हूँ। मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत लंबा टाइम उन्होंने राजनीति में दिया है। आदरणीय बिदूड़ी जी का भी बड़ा लंबा टाइम, 50 साल का राजनीतिक जीवन है और अच्छे पॉलिटिक्स में अच्छी जानकारी रखते हैं। इसको आप इस तरीका से लें कि मतभेद नहीं है, ना मनभेद है, सिर्फ भेद ये है कि जो पार्टी ने जो बोला था, एक तरफ तो पार्टी ने बोला था कि जो हमारे किसी कारण से कैंडिडेट नहीं जीत पाए वो हमारे लिए हमारी सरकार बन गई है, वही हमारे चेहरे हैं और वो हमारे उसको काम को देखेंगे। कोई काम कहीं होना है, अधिकारियों को भी बुलाना है और जनता की जो सेवा हो सकती है, उन्होंने उस चीज को वहां से लाकर उसको अपने साथ कर लिया। तो ये एक मैसेज जाता है और जहां पर जब ऐसी चीजें होंगी वहां हमारी भी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि गुलामी पसंद नहीं है। आज़ादी में पैदा हुए हैं, अंग्रेजों के टाइम पे पैदा नहीं हुए। तुम्हारी गुलामी कोई और कर सकता है मेरे भाइयों? जीवन भर आखिरी सांस तक इस बदरपुर की जनता के ऋणी रहेंगे और इस बदरपुर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जीवन में कभी विधायक नहीं बने, कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आने वाले भविष्यों को ये तराशने का काम नरेंद्र शर्मा करेगा कि हो सकता है देश आज़ाद हो गया हो, लेकिन बदरपुर आज भी दो नेताओं के अधीन है। कोई नहीं चाहता इनमें से कि बाहर का कोई व्यक्ति या इनके परिवारों के अलावा कोई व्यक्ति इस बदरपुर में जनता की सेवा कर पाए। जी सर, जो आपने अपनी बातों को रखा है, जो आपने इस रिश्ते को, या फिर जो आपने बोला कि राजनीतिक ना मनभेद है ना मतभेद है,
जो हमारे सांसद जी हैं उन्होंने भी अपना बहुत लंबा टाइम समाज की सेवा में दिया है। वो हमेशा अपने आप को ऐसे विकास पुरुष के नाम से भी संबोधित करते हैं और लोग भी उनको प्यार करते हैं, लोग भी उनको विकास पुरुष करके संबोधित करते हैं। और उन्होंने समय समय पर अलग अलग तरीके के काम समाज के लिए किए हैं। इसके साथ भी एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है यहाँ पर, ओजोन की। तो ओजोन की प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? और ओजोन की प्रॉब्लम से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज में भी इशू आ जाते हैं कि भाई ओजोन की वजह से प्रॉपर्टी हाई जा रही है, कम जा रही है। तो ओजोन का क्या है मतलब, आप इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे? क्योंकि अगर ओजोन सच में बहुत खतरनाक है तो फिर वहां से लोगों को हटाना चाहिए, या फिर अगर सिर्फ ये बम्बल है ओजोन के नाम का, ठगी है, तो फिर उसको भी हमें खत्म करना चाहिए। तो आपके हिसाब से ओजोन पे हमें क्या करना चाहिए, क्या काम हुआ है और ये कब तक खत्म हो सकता है? सर, ये ओजोन जैसे अभी आपने कहा है बम्बल है, ये ठगी है। जब मैं विधायक रहा हूं 15 से 20, तो एक लिमिटेड समय के लिए सदन चलता है विधानसभा। उस सदन में मैंने 3 बार इस ओजोन को लिया है। मैंने यहां तक बोला है कि जिस एरिया के अंदर जो वोटर है वो तो ऑथराइज है, वो अपनी वोट से पार्षद बनाता है, सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, वो वोटर तो ऑथराइज है क्योंकि उसकी जरूरत नेताओं को है। लेकिन वो कॉलोनी अनऑथराइज है क्योंकि वो ओजोन में आती है। अगर ये कॉलोनी ओजोन में आती है, अनऑथराइज है, तो फिर नेताओं को वोट देकर चुन रहे हैं वो भी अनऑथराइज ही है, सीवर लग रहे हैं। तो हैं। मैंने अपनी विधानसभा के अंदर मैं ये पूछना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, आपकी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, कि क्या इन दोनों नेताओं ने, मेरे सम्मानित हैं और सबने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप जब जीतते हैं तो काम किया है। आदरणीय विदुड़ी साहब ने और अच्छे से किया है क्योंकि मैं तो पहली बार बना था। क्या इन दोनों नेताओं ने कभी इस ओजोन पर बात रखी है भाई कि ओजोन क्यों नहीं खुल रहा? अब तो ओजोन, आदरणीय सांसद साहब जब विधायक थे तब वो कहते थे उन्होंने लगवाया है, ये कहते थे उन्होंने लगवाया है। अब तो लगवाने वाले और नहीं लगवाने वाले साथ में। अब तो कम से कम इस लूट को, जनता की लूट को, क्योंकि कोई नहीं बता रहा आपको, जब किसी का घर बनता है ना तो कोई कोट पैंट पहन के या सफारी सूट पहन कर ना 2 बार मकान के आगे पीछे कर घूम जाता है तो उसका बीपी लो हो जाता है। मुझ पे 10-20 मुकदमे इस ओजोन के नाम पर जब मैं विधायक था तो इनके जो लोग थे, वो उगराई करने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरीका से तांडव इस क्षेत्र के अंदर नंगा नाच कर रखा था। आपके बगल में ही सिर्फ धन की उगराई के लिए एक बने बनाए शिक्षा के मंदिर को तोड़ा गया, और एक शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए मुझे अभी भी कोर्टों में जाकर खड़ा होना है, तारीखों पे जाता हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर सच्ची नीयत जनप्रतिनिधि की होती है तो उसका काम दिखता है। आपके पास पावर है सदन की, आप सदन में तो चीज़ों को उठा सकते हो, हैं जी। मैं ये भी पूछना चाहूँगा मेरे भाइयों, एनटीपीसी में बंद हो गया है, एनटीपीसी की लैंड के लिए एक महापंचायत हुई, क्षेत्र के लिए वो जमीन मिलनी चाहिए, उसमें कॉलेज बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। 60 साल पहले जो जमीन ली है उसके लिए तो महापंचायत होती है सर। 2020 में मोदी चौक के ऊपर 4-4.5 एकड़ जमीन, जिस जमीन के खसरे में से बरातघर बनाए, स्कूल बनाए, पहचान पत्र कार्यालय बनाए, उसी खसरे में थे। वो तो सरकारी जमीन है, और जो 4.5 एकड़ है वो प्राइवेट हाथों में चली गई, और मुझ पर वो आरोप लगाए गए क्योंकि उस टाइम में विधायक था। उस जमीन के ऊपर भी सदन के अंदर बोलना चाहिए था, सीबीआई की मांग करनी चाहिए थी कि भाई ये जमीन, सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों को कैसे दे दिया। जिस अधिकारी ने अपने कलम से उसको, जमीन को उनके फेवर में किया था, वो भी जेल में जाना चाहिए था। और जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे मेरी भी इन्वॉल्वमेंट वो बता रहे थे, मैं भी जेल में होना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब है हम 60 साल पुरानी चीजों की मांग कर सकते हैं, सत्ता में ताकत है, मांग सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये 4 साल पुरानी मोदी चौक की जमीन को भी मांग लीजिए भाई।
वो भी 4.5 एकड़ जमीन, 500 करोड़ रुपए की जमीन है। उसमें वहाँ के लोगों को पार्क भी मिल सकता है, स्टेडियम भी मिल सकता है। कभी कोई सीवर का प्रोजेक्ट आएगा तो एसटीपी बन सकता है। कभी भी आपने ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाए जनता से? आपका जो काम है वो अनपढ़ लोगों को तो बरगला सकता है, लेकिन जो आज की जनरेशन है ना, ये परफेक्ट है सर, ये सब चीज को देखती है। अब वो जमाने लद गए कि काफी लंबे टाइम तक लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब ये यूथ जग रहा है और जगना भी चाहिए। आपको यूथ के लिए ये है कि आपको कहीं ना कहीं नजर रखनी है कि हमारे बड़े बूढ़े कहीं कंबल पर और साड़ी पर तो नहीं जा रहे, या हमारे मोहल्ले का पड़ोस का कोई आदमी बिक तो नहीं रहा। देखिए, अगर धन पर, दारू पर, साड़ी पर, कंबल पर मत जाते रहे तो विकास की उम्मीद ना करें। सर, जैसा आपने बोला है कि आज का जो यूथ है वो बिल्कुल एक्टिव है, एक्टिव होना चाहिए। मैं भी यूथ से ये बोलना चाहूँगा, अपने व्यूअर से भी बोलना चाहूँगा कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा उन लोगों से और हमारे अपने खुद के बीच में कि हम सभी पॉइंट्स पर बात करें और जो हमारे देश हित में है उसके लिए सख्ती से आगे आएं और सख्ती से आवाज उठाएं। एक बात सर, जैसा कि आपने बोला कि ओजोन एक प्रकार की ठगी है, तो क्या अगर बदरपुर की विधानसभा की जनता अगर आपको दोबारा से एक मौका देती है यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन कामों के लिए, तो क्या आप ओजोन जैसी समस्याओं को एकदम जड़ से खत्म करेंगे? देखिए, अब की बार सदन की विधानसभा में भी, एमसीडी में भी, देश में भी बीजेपी की सरकार थी। तो जब चीज़ें साथ होती हैं तो चीज़ें खुल जाती हैं, बन जाती हैं। उस वक्त अलग पार्टी में थे हम। अगर अगली बार हम आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, देश में, चीज़ें ओजोन को खुलवा के छोड़ेंगे जी। सर, आपने जैसा बोला कि जब आप विधायक थे तो आप दूसरी पार्टी से थे, तो उस टाइम पे आपने जनता के लिए जो काम किए उस पे अगर आप अपना कोई अपनी राय दें कि आपने क्या ऐसी समस्या थी जिसको आपने आते ही जो आपको अच्छी नहीं लगी कि मतलब मेरे रहते हुए ये समस्या तो हमारी विधानसभा में नहीं होनी चाहिए, तो आपने क्या काम किए उस पे थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा बहुत लंबा चौड़ा तो राजनीतिक अनुभव नहीं था। पहली बार मेरे परिवार से मैं राजनीति में आया और मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। आपने सबने देखा होगा कि 2-2, 3-3 घंटे जैतपुर मोड़ पर जाम में फंसते थे, मीठापुर चौक पर जाम में फंसते थे। 17 साल से नहर वाली रोड टूटी पड़ी थी, टंकी रोड जर्जर थी। आप देखोगे स्कूल रोड पर जब बच्चे जाते थे घोंटू घोंटू पानी होता था गगन विहार के सामने। स्कूलों की स्थिति देखिए आप, क्या जर्जर थी। एक 28 एकड़ या 36 एकड़ के करीब वो लैंड थी, लेकिन 28 ही रह गई थी। ताजपुर पहाड़ी जिसको कहते हैं, वो गड्ढा था, उसको भराया। उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा महाराज अग्रसेन भवन बनाया, खाटू श्याम पार्क बनाया, बहुत सारी डिस्पेंसरीज जो कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम से होती थी वो खोली। 3.5 किलोमीटर की दीवार बनाई। जिस लोहिया पुल पर 2-2 नेताओं ने नारियल फोड़े थे, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा किसका योगदान है, लेकिन मैं ये इतना दिखा सकता हूँ कि मेरे टाइम पर मैंने अपनी सरकार से 4.5 करोड़ रुपया लेकर यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिए। और जब मेरी टिकट कटी, मैं चुनाव हारा था, उस वक्त 88% तक वो काम कंप्लीट हो चुका था। एक नाले जो ये अपना गुड़गामा नहर है उसके साथ में एक नाले को बनाया। बहुत सारे काम बूस्टर लगाए। आपके यहाँ 2-2 घंटे लाइट जाती थी। उस वक्त लाइट का जब हम बने थे बड़ा इशूज था। तो एक 54 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल के पास ही एक ग्रिड बनाई, बहुत आधुनिक ग्रिड है वो। उसके बाद में हमारे क्षेत्र के अंदर ऊर्जा का में भी ठीक रहा, कभी इन्वर्टर वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, लाइट नहीं जाती है। तो यही मेरा कार्यकाल रहा
एक बात और है, जैसा कि हमने ना एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक झेला है, कोरोना, उसका इम्पैक्ट बहुत लेवल पे पड़ा, बहुत वास्ट लेवल पे पड़ा। जो यहाँ के ऑटो वाले लोग हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो इतना भयानक ट्रैफिक भी लगता है, तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम ना कॉस्ट बढ़ा देते हैं और लोगों को जो बिठाने की कैपेसिटी उसको कम कर देते हैं कि 3 लोगों को हम बिठाएंगे और 20 रुपए चार्ज करेंगे। लोगों को भी लगा कि हाँ चलो हम हेल्थ से बचेंगे, 20 रुपए दे देते हैं क्योंकि उनका भी नुकसान ना हो। तो लोगों ने ये सोचा और 20 रुपए देने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कोरोना काल खत्म हो गया है, जो वो लोग कम बैठने वाले थे वो उतने ही बैठ रहे हैं और पैसा उतना का उतना ही रह गया, 20 का 20 रह गया। तो सर, इस किराए का जो इम्पैक्ट है, ये है बहुत छोटी बात, लेकिन इस किराए का इम्पैक्ट उन लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है जो महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं या फिर 12,000 रुपए कमाते हैं। उनका एक बहुत ही मेजर पोर्शन यहाँ से ट्रेवल करके बदरपुर जाने में ही खर्च होता है। तो आप इस ट्रैफिक व्यवस्था की, या फिर ये जो मैं माफिया शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो ऑटो वालों ने जो ये डिसाइड किया है कि भाई हम ऐसे ही चार्ज करेंगे, इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं? आपकी क्या राय है और आपकी क्या मतलब आप कैसे बदलाव करना चाहेंगे इसमें? एक तो जो मैं जब विधायक था तो जर्सी बैरियर लगे थे, पहले तो जाम ऑटो वाले लगाते थे। वो जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है वो बंधुआ मजदूर है। बहुत कम लोगों के अपने ऑटो हैं। बहुत लोगों ने, हमारे क्षेत्र की बड़े सम्मानित लोगों ने 100 ऑटो लेकर एक वो बनाया हुआ है। वो दिखते नहीं है, उनके उगराई चलती है। लेकिन जब तक इस चीज़ का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपके ब्रॉडकास्ट पे कुछ ऐसी बात कहूँ, तब तक मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं आएगी। क्योंकि लोगों को पहुंचना है, लोगों को जल्दी पहुंचना है तो ऑटो चाहिए। अब ये भी नहीं देखता कि उसमें कितनी सवारी भरी हुई है, उसको सिर्फ स्पेस मिलना चाहिए, वो बैठ जाता है। और वो भी 2 पैसे कमाने के लिए ऑटो चला रहा है बेचारा, सुबह से रात तक। तो अगर संगम बिहार के ऊपर से मेट्रो निकल सकती है, बटला हाउस जाकर नंग के वहाँ से निकल सकती है, तो यहाँ 10 लाख लोगों की आबादी को भी टच कर सकती है। कालंदी कुंज से अभी मैं सुन रहा हूँ कि वो मेट्रो बदरपुर को जोड़ रही है, बदरपुर से फिर संगम बिहार की तरफ महरौली तक जाएगी। ये खड्डा कॉलोनी के पीछे भी आने की बात हो रही है कि जब जैतपुर अगर ये आती है तो इस चीज़ से आप सबसे इस जाम से भी निजात मिलेगी, और जो जेब कटती है पर डे 40-50 रुपए की एक गरीब आदमी की, वो भी कम होगी। क्योंकि मेट्रो का एक सुलभ सफ़र है और आदमी जो ट्रैफिक लगता है इस बदरपुर में, वो ज़्यादा मेट्रो तक पहुंचने के लिए मारा मारी है। तो अगर मेट्रो की 2-3 स्टेशन हमारे इस क्षेत्र में बन जाएंगे और इसको लाया जा सकता है सर, क्योंकि ये सरकार जनता के लिए काम करती है। जनता से जो जीता हुआ प्रतिनिधि है वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना जनता के लिए ऊपर जाता है, लोगों से मिलता है। अब बातों से विकास थोड़े होते हैं मेरे भाई, विकास के लिए हाथ मिले। अरे 1 साल होगी, कौन सा विकास दिख रहा भैया? सिर्फ इंदिरा नर्सरी को बचाने के लिए हाथ मिले। आप 3 बार के विधायक हो, आप अपने पार्षद के घर के आगे से नरक खत्म नहीं करा पाए। खूब लिखवाइए विकास पुरुष, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास जमीन पे तो दिखे मेरे भाई। इस ओजोन को खत्म कराइए, इस क्षेत्र में सीवर डलवाइए, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल बनवाइए। मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप ही रहिए, अपनी औलाद को लड़ाइए। अरे काम तो करिए मेरे भाई। अगर उन्होंने 70 साल में नहीं किया था तभी तो मोदी जी को लेके आए थे भाई। आप 30-40 साल में गलियों में सीवर नहीं डल पाए, गलियों में पानी की निकासी नहीं है। अगर वहां से पंप चलेगा तब आपकी गली का पानी कम होगा। ऐसे थोड़े मीठापुर वार्ड में चले जाइए, वहां बड़ी बड़ी कोठी बन रही है और बड़े बड़े नेता हैं। एक ईंट उठाओगे तो 10 नेता निकलेंगे। नरक में जी रहे हैं सर। अरे हम भी एमएलए थे मेरे भाई, किसी की हिम्मत नहीं है जाकर बोल सके। अरे गुलामों, हम उनके वंशज हैं जो मुगलों से भी टकराए थे और अंग्रेजों से भी टकराए थे। हैं? वोट तुम्हारी, शासन उनका, कब तक चलेगा मेरे भाई? एक क्यूरियस क्वेश्चन है मेरा
मैं युवा हूँ और मेरे आगे भी बहुत ज़्यादा जीवन है अभी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। और आपने एक बहुत लेवल की जर्नी देखी है, आप टॉप मोस्ट मैनेजमेंट में रहे हैं जो हमारे देश में चलता है। इसके अलावा हम ना एक व्यक्ति विशेष भी हैं, हम एक जीव भी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे धर्म में, अगर मैं धार्मिक बात करूँ तो जो हमारा धर्म है, मैं सनातन को फॉलो करता हूँ, तो सनातन में जो हमें शिक्षा दी गई है वो ये दी गई है कि हम इस तरीके से सोचते हैं कि जो हम हैं वो ईश्वर के ही अंश हैं, और हम अगर अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से प्रॉपर करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं और एक विशेष पद्धति को फॉलो करते हैं, तो हम मोक्ष के रास्ते पे पहुंचते हैं और ईश्वर हमें अपने में समाहित कर लेते हैं। और हमारा जो ये जर्नी है 84 लाख योनियों की जो जर्नी है वो खत्म होती है और अल्टीमेटली हम भगवान में सम्मिलित हो जाते हैं। यहीं पे कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हैं या कुछ समुदाय के ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना नहीं है। उन्होंने उनकी अलग मान्यताएं हैं, उन्होंने अपने जीवन को अलग तरीके से समझा है, जी रहे हैं। आपका क्या कहना है? और एक और डिबेट चलती है कि हम ऊपर हैं, हमारे भगवान ऊपर हैं और हमारे हम जिनको मानते हैं या फिर जिनको हम पूजा करते हैं जिनकी, वो ऊपर हैं। तो क्या ये दोनों जने ऊपर हैं या फिर वो बैठ के एंजॉय करते हैं कि हमने तुम्हें बनाया है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो? तो आपको क्या लगता है कि हम वो जो सुप्रीम पावर है जिसने ये सब कुछ बनाया हुआ है वो क्या सोचती है हमारे बारे में? जैसे हम ह्यूमन पीसीस हैं, हमें जन्म देने वाले वही हैं, हमें मारने वाले वही हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड, ये मेरा विश्वास है। तो आपको क्या लगता है कि ये भगवान के लेवल पे अगर बात करें तो वो दोनों जने बैठ के एंजॉय करते होंगे कि भाई ये लोग इनको बनाया है, ये जाके लड़ रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऊपर से तो परमात्मा ने एक इंसान भेजा है। ठीक है। सनातन इस धरती पर, इस धरा का सबसे प्राचीनतम धर्म रहा है। बाकी जो भी शाखाएं हैं वो कोई 1200 साल पहले, कोई 300 साल पहले, कोई इस तरीका से बनी है। सनातन कभी भी नहीं सिखाता कि किसी के धर्म को छोटा आंके। मेरा जो मानना है आपके इस क्वेश्चन पर कि जब हम इस धरा पर आते हैं तो हम अपने कार्मिक जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनके साथ ही हमको इस धरती पर भेजा जाता है। हमने कहाँ पैदा होना है, किस घर में पैदा होना है, किस लिंग में पैदा होना है, आदमी बनना है या औरत बनना है, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। जिस दिन हम मरेंगे, जिंदगी के दो छोड़े, एक पैदा होने का, एक मरने का, और बीच की ये जर्नी है। जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होंगे, गरीब के यहाँ पैदा होंगे, अमीर के यहाँ पैदा होंगे, दलित के यहाँ पैदा होंगे या किसी दूसरे समुदाय में पैदा होंगे, हमारे हाथ में नहीं है ना। जी। और जिस दिन हम मरेंगे, एक्सीडेंट में मरेंगे, घर में मरेंगे, बीमारी में मरेंगे, अटैक से मरेंगे या प्लेन क्रैश में मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब ये दोनों चीज जीवन की हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ अपने हाथ में मेरे भाई कर्म है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी के साथ में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और जब वो सोल जब धरती पर आती है, आप क्या सोच रहे हो कि आप मजबूत कब होते हो, आप पे कृपा कब होती है? क्या आपको सब चीजें आसानी से मिलती है तो कृपा नहीं है? आप क्या सीख कर जा रहे हो यहां से? आपको जगह जगह चुनौती मिल रही है। जब आप जीतते हो तो कुछ नहीं सीखते, तब आप हारते हो, अकेले होते तो बहुत कुछ सीखते हो। तो परमात्मा ने जिसका रथ हाँका था ना अर्जुन का, रोज तो उसको भी विजयश्री नहीं मिली थी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे और आपके हाथ में दोनों तीनों चीजों में मैंने देखा है। अब लोग अपने अपने धर्मों को बड़ा छोटा करें, सनातन का कोई तोड़ नहीं है। सनातन किसी को नीचे दिखाना नहीं सिखाता। सनातन
कभी किसी को, किसी की बहन बेटियों को जाति पूछकर उनके पतियों को मारना नहीं सिखाती। सनातन हमेशा अपना सब कुछ लुटाकर दूसरे को सुख देना सिखाता है। तो दुख दिए दुख होते और सुख दिए सुख हो। हमारी सबकी यहाँ जर्नी है, हम यहाँ सब चीज सीखने के लिए आए। कौन आपका शत्रु बनेगा, कौन आपके साथ में छल करेगा, कौन आपसे फायदा उठाएगा, कौन आपका नुकसान करेगा, कौन आपका फायदा करेगा, ये पिछले ही हमारे कर्मों का रिकॉर्ड होता है। किसी का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। सर एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें कुछ सवाल पूछूंगा, आप शॉर्ट में आंसर देंगे उनका। कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जैसे कि पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। आपके लिए पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है या पब्लिक सर्विस? पब्लिक सर्विस। डिसीजन ग्राउंड रियलिटी पे होते हैं या हाई कमांड के ऑर्डर पर? ये नेता के ऊपर निर्भर करता है जी। आपके पर्सनल उस पे? ग्राउंड पर। एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है या यंग लीडरशिप? ये तो पार्टी ने दिखा दिया सर। जी। ओके। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पोजीशन? हिम्मत। पब्लिक का ट्रस्ट जीतना आसान है या इलेक्शन जीतना? इलेक्शन जीतना नहीं जी। आप अगर नहीं भी जीते हो और फिर भी पब्लिक आप पर भरोसा करती है जी, ट्रस्ट करती है, वो बड़ा है। जी। आज का यूथ होपफुल है या कंफ्यूज्ड? कुछ होपफुल है, कुछ कंफ्यूज है। जी। कभी ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली पॉलिटिक्स में प्लान से नहीं आए जी। जी। कोई प्लान नहीं था, कोई सोच नहीं थी, लेकिन जब आए हैं तो आखिरी सांस तक इस जंग में रहना। अगर आप महाभारत के युद्ध में हो तो आप बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। जी। पॉलिटिक्स में सबसे मुश्किल चीज क्या है आपके हिसाब से? सबसे मुश्किल चीज है चमचागिरी करना। जी। राजनीति में ऐसी कौन सी बात है जो आपको चुभती बहुत है? दगा धोखे। हेलो दोस्तों, मैं सुधीर उपाध्याय। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैंने एक जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने की एक श्रृंखला शुरू की है। उसमें आज हमने आमंत्रित किया था यहाँ के एक्स एमएलए नारायण दत्त शर्मा जी को। उनसे मैंने विभिन्न तरीके के सवाल पूछे जिन पे उन्होंने बेबाक आंसर भी दिए हैं। और मैं आप लोगों से ये आकांक्षी हूँ कि आप अपने सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दें और हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसी वीडियो और आती रहे। ऐसे ही इनसाइट पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि हम और पॉडकास्ट बना पाएं।